हाँ हाँ, 3 के जैसे ही है। अब मैं एक रिजल्ट करके लिखवा दे रहा हूँ ना, हम लोग इसी का जनरली यूज करेंगे, ठीक है। यदि 4 बिंदु, यदि 4 बिंदु ए बी सी व डी जिनके स्थित सदिश जिनके स्थिति सदिश क्रमशः OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर व OD वेक्टर समतलीय होंगे, समतलीय होंगे। यहाँ से यदि हटा देते हैं ना, यदि मत लिखो। 4 बिंदु जिनके स्थिति क्रम से इतने इतने हैं, समतलीय होंगे ना। यदि अब समतलीय का मतलब है, आपने देखा था ना, जब कंडीशन आप लिख रहे थे तो वहां आपने नोट किया था कि कोई 3 बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए, है ना। अब हमने ले लिया क्या, ये हो गया पॉइंट ए, हम ले लिया बी, फिर ऐसे सी ले लिए, फिर ऐसे डी बना लिए। अब हम लोग मूल बिंदु यहीं ले लेते हैं, वो बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि जो भी होगा 3 डायमेंशन का होगा ना। यानी ये जो है ना ऐसे है, हमने पॉइंट यहाँ लिया ऐसे इस तरीके से। अब ये पॉइंट है ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मान लो छत ही है, अब पॉइंट ले लो, एक पॉइंट वहाँ वहाँ वहाँ, ये जो चारों यहाँ लाइट लगे हुए ना, ऐसे कर लो। अब इसको हम लोग वो यहाँ ले लिए, अब ऐसे सब मिलाइए ना, सबको ऐसे, वही चीज़ है यहाँ पे। अब बाहर ले लो, यहाँ ले लो, है ना। चलो घेर ले लेते हैं, अब इसको ऐसे मिलाइए। अब समतली या समतली क्या होती है, सब क्लियर ही हो गया होगा ना। समतली का मतलब है एक छत्र छाया कह लो ऐसे, यानी सब लोग एक ही छाया में हो, एक ही छत के नीचे हो, ठीक है। ये अब अगर इसको समतली दिखाना है तो क्या होना चाहिए, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ना, समझिए कि नहीं। यानी हम लोग क्या करेंगे, ए के सापेक्ष बी का स्थित सदिश, तो क्या बन गया ए बी, तो फार्मूला क्या बनेगा ओ बी माइनस ओ ए, फिर क्या बनेगा ओ सी माइनस ना, कोई भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ ए लिया, अब आप कहेंगे ना मैं तो बी लेना चाहूंगा, तो बी ए बी सी बी डी ले लो, कुछ भी ले लेना ना। चलो इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिलहाल ये चीजें आगे हैं, हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपने पढ़ भी रखा है, अभी लिखने के बाद याद भी आ जाएगा ना। ये कैसे लिखा जाएगा बताओ, क्या है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, आया समझ में। तो अब हम लोग जो अभी डिफिनेशन से कर रहे थे, अब चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसी से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दोनों मेथड से करेंगे, लेकिन जनरली हम लोग इसी से करेंगे। जब कभी समतली आएगा तुरंत ऐसे करना है। हाँ बस ध्यान रखना कि क्या बोला है यहाँ पे, अगर बिंदु दिया है तो हम लोग मूल बिंदु के सापेक्ष इसी सदिश निकालेंगे। अब बाकी अगर उसने इसी सदिश का दिया तो अच्छा ही है, इसी सदिश करने का मतलब है कि ऐसे दिया हुआ है वो, ठीक है ना। इसे नोट करिए, क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी में एक और पॉइंट है, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, समद्विभाजक ना। हमको वेक्टर निकालना है अलोंग, यानी उसके अनुदिश जो क्या कर रहा हो, कोण को समद्विभाजित कर रहा हो ना।
मिटाएं इसे। अब जैसे हम लोग ले लिए, अब इसमें भी दो केसेस हैं, दोनों का लैंग्वेज अलग है, यही लैंग्वेज आपको पकड़ना है। अब इससे ये हो गया, हाँ इसका नाम क्या दे देते, चलो ऐसे दे देते, ठीक है। अब जो वेक्टर है ना इसके अलोंग है, जो वेक्टर है वो है आपका इसके अलोंग, इसके OA के अनुदिश है, OA के अनुदिश। और जो दूसरा वेक्टर है वो है ये, देखो यहाँ पर इसका मतलब ए कैप किससे है, यूनिट वेक्टर से ना, बी कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर से। अब क्या कर रहा है, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर, यानी वेक्टर हमको किसके अनुदिश निकालना है, अलोंग, किसके अलोंग, बाइसेक्टर, यानी जो कोण को समद्विभाजित करेगा ना, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर। चलिए अब बाइसेक्ट करने वाला क्या होगा, अब इसको हम लोग थोड़ा डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, हाँ आप कंप्लीट भी दिखा सकते हैं, हम लोग इसका नाम क्या दे देते हैं, सी ना। ये है बाइसेक्टर, हाँ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस AOB को ना, एक ये हो गया। अब दूसरा क्या बनता है कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हमको वेक्टर निकालना है, बशर्ते जो वेक्टर दिया हुआ है वो दिए गए साइड के पैरेलल हो ना, साइड के क्या हो, पैरेलल, यानी वेक्टर जो है साइड के पैरेलल, यानी जो साइडें हैं उनके बाइसेक्टर का हमको वेक्टर निकालना है, लेकिन बाकी जो वेक्टर दिए हुए वो क्या है, इनके पैरेलल हो। तो जैसे हम लोग यहाँ बी कैप इस पर ही दिखा दिए हैं, अब बी कैप ऐसे नहीं दिखाना है, अब बी कैप ऐसे रहेगा, इधर ए कैप कैसे हो जाए, ऐसे, ये क्या होगा, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है ना। अगर ये इसके पैरेलल है, हम लोग क्या जानते थे, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो क्या बनाते थे, ए वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर, वही लॉजिक लगा करके यहाँ से फिर से तब आप बाइसेक्टर निकालेंगे, समझ गए ना। तो दोनों के निकालने का तरीका अलग अलग होगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है वो सीधा इस साइड के अलोंग है ना, और फिर ये वाला वेक्टर भी साइड के अलोंग है। दूसरा क्या बनता है, कोई वेक्टर हो साइड के पैरेलल हो, अभी नहीं कहा उसी पर हो, साइड के पैरेलल ना, यानी जो दो भुजा मिल करके एंगल बनाते हैं उन भुजाओं के समांतर हो, तब आप बताओ कि बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्टर है उसके अलोंग वेक्टर क्या होगा ना। तो आपने देखा सीखा भी है कि अगर हमको कोई वेक्टर किसी दिए गए दिशा के अनुदिश निकालना हो तो क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर ना। जब कोई वेक्टर किसी दिशा में निकालना हो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं ना, अगर है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये थोड़ा पढ़ लेंगे तो हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। लेट ए यूनिट वेक्टर एंड बी कैप डिनोट द यूनिट वेक्टर along the आर्म्स क्या क्या ले देते हैं, OA एंड OQ, यानी जो ए कैप बी कैप है वह एक यूनिट वेक्टर है जो भुजा, आर मतलब भुजा, OA और OB के अनुदिश है, रेस्पेक्टिवली ऑफ एंगल AOB। then a vector along the bisector of
एंगल AOQ is A कैप प्लस B कैप and unit vector along the bisector is equal to ठीक है ना। ये अब जैसे यहाँ प्रश्न बनेगा ना, अब जैसे यहाँ प्रश्न बनेगा, चलो इज इक्वल टू यहाँ लगाइए ऐसे, हम लोग प्राइस को ऐसे ले लेते हैं एंड ना। अब अच्छा है लेट A कैप एंड B कैप डिनोट द यूनिट वेक्टर अलोंग द आर्म OA एंड OQ। अरे OQ लिख दिया हमने, वो भी लिखना चाहिए ना, OA एंड OB रिस्पेक्टिवली ऑफ एंगल AOB, यानी जो AOB एंगल है उनके आर्म के अलोंग A कैप और B कैप एक यूनिट वेक्टर है ना। देन वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर एंगल वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ऑफ ये, इस एंगल के बाइसेक्ट करने वाले के अनुदिश क्या बताना है, वेक्टर, यानी हमको इसका वेक्टर फाइंड आउट करना है ना। तो क्या कहा गया, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है इस आर्म के बीच एंगल को, वह वेक्टर कैसा होगा, A कैप प्लस B कैप, यानी सीधा सीधा जोड़ देना है। अब ये कैसे जुड़ा समझ में आया, कैसे जुड़ा, तो क्या करिए, अच्छा देखो कैसे सदिश है ये, सहादिम सदिश है, तो सहादिम सदिश जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। तो जैसे हम लोग समांतर चतुर्भुज का कंस्ट्रक्शन करेंगे ऐसे, मैं तो कहूंगा ना वो दोनों अलग अलग बनाइएगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। हम तो केवल इसी बना दे रहे हैं, अच्छा रुक ही जाओ, इसको अलग बनाइए ना समझने के लिए ये जो लैंग्वेज लिखा गया ये कह लो, अब ये जो ये आ रहा है उसके लिए अलग से बनाइए। अब लोग कर दे रहे हैं रचना, डायग्राम सही नहीं बना ना, अभी भी नहीं बना, ज्यादा बड़ा लीजिए। बर्फी बन गई चलो काम चलाऊं है, ये हो गया आपका OA, ये हो गया OB ना, इसके अंदर से B कैप, इसके अंदर से A कैप, दोनों से आदिम सदिश है, इनके बीच का एंगल ये है AOB ना। एंगल बाइसेक्टर कौन है, ये एंगल बाइसेक्टर है ये, इसका नाम दे दिए हम लोग A। अच्छा बताओ ये A कैप है, इधर इधर A कैप है ना, ये भी क्या होगा, A कैप होगा कि नहीं, अब बताओ त्रिभुज बन गया। अब तो ऐड कर सकते हैं ना, OB प्लस BC, तो क्या मिल जाएगा, A कैप प्लस B कैप, सही बात है ना। ये हो गया, केवल क्या पूछा है, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर, ये एंगल हो गया, सीधा सीधा उनको जोड़ दो बस। लेकिन कहा जाए एंड यूनिट वेक्टर निकालना है, किसके अकॉर्डिंग, अलोंग द बाइसेक्टर, पहले बाइसेक्टर पता हो जाए, वेक्टर बाइसेक्टर पता हो जाए, फिर क्या करें, उसके परिमाण से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। देखो इसका क्या निकाल लेंगे, मॉड आएगा, डिवाइड कर दीजिए, ये बन गया ना, समझ गए। तो जो ये वेक्टर सीधा जा करके भुजा पर ही लगे हैं ना, लेकिन अब क्या हो कि जो वेक्टर है ना वो भुजा पर न लगे, बल्कि क्या हो, थोड़ा दूर दूर पैरेलल बना कर दे दे, तब उसका एंगल बाइसेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। Also if
A vector and B vector are vectors parallel to the two arms of an angle, then a vector parallel to the bisector is equal to a vector upon mod A plus b vector upon mod A। यानी वेक्टर के फॉर्म में दिया है तब, यानी उनका यूनिट वेक्टर निकाल लो ना, वही क्या हो जाएगा, वेक्टर पैरेलल टू द बाइसेक्टर। अब बाकी पैरेलल का कंडीशन तो पता ही है ना, यहाँ ना इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर जो एंगल ये बना रहा है, इस एंगल को बनाने वाली आर्म कौन है, भुजा OA और OB है, उनकी अंदिश A कैप और B कैप, यानी यूनिट वेक्टर है ना। तो फिर वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, अब जो वेक्टर निकालना है इधर इधर, वो कौन होगा, A कैप प्लस B कैप। अभी जुड़ेगा कैसे, दोनों सदिश कैसे हैं, सहादिम सदिश हैं, कौन सा नियम लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज। हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे समांतर चतुर्भुज बना करके, फिर देख रहे हैं ना, जितना ये होगा उतना ये होगा, बन गया क्या, त्रिभुज, और परिणामी क्या बन जाएगा ना, डायगोनल। तो ये हो गया। अब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अगर वेक्टर पता हो जाए तो उसके मापांक से क्या करिए, भाग कर दीजिए, यूनिट वेक्टर हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, यूनिट वेक्टर बताइए किसका, बाइसेक्टर का, वेक्टर बताइए किसका, बाइसेक्टर का ना। वेक्टर निकालना होगा सीधा ऐड करके निकालिए, और एलॉन्ग निकालना है तो परिमाण से भाग कर दो। लेकिन अब दूसरा लैंग्वेज क्या है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हों, पैरेलल हों, किसके, एंगल की भुजाओं पर या एंगल की भुजाओं के, यानी अब एंगल बना रहा है, सही बात है, लेकिन जो दोनों वेक्टर है ना वो सब दूर दूर हैं, ऐसे हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है ना। तो जब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगा तो फिर क्या होगा, तो पैरेलल होने वाला कंडीशन लगा दीजिए। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी निकाल सकते हैं कि नहीं, जब निकल जाएगा तो फिर से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। मान लो ये क्या गया, ये MA वेक्टर, ये क्या गया, NB वेक्टर, अब दोनों क्या होंगे, ये भी NB हो जाएगा कि नहीं होगा ना। अब जोड़ देंगे तो परिणामी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रहे, एंगल बाइसेक्टर में हमेशा ध्यान रहे, एंगल बाइसेक्टर में हमको जिस भी वेक्टर, जो भी वेक्टर आर्म के अनुदिश लगे हुए हैं, उन वेक्टरों को क्या निकाल लेंगे, इकाई सदिश, इसका भी इकाई सदिश निकालेंगे और इसका भी इकाई सदिश निकालेंगे ना। बताओ, जब इसका इकाई सदिश निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका इकाई सदिश, MA वेक्टर का इकाई सदिश क्या होगा बताइए, इसका इकाई सदिश क्या आएगा। तो क्या करते हैं आप, वेक्टर में इसके परिमाण से ही तो भाग करते हैं। चलो बताओ, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कैंसिल होगा तो क्या आएगा ना, समझ में आया कि नहीं। अच्छा रुक जाओ, इसको मैं बता ही दे रहा हूँ। अब इसके लिए डायग्राम बता रहे हैं ना, इस वाले के लिए देखो, ये हो गया ऐसे, AOB, हम लोग वही ले लिए। ये वेक्टर पता नहीं है, केवल आर्म पता है, बस इसकी भुजाएं पता है।
लेकिन अब कहा गया कि वेक्टर जो है वो ये है ना, और एक ये हो गया। तो एंगल बनाने वाली आर्म का वेक्टर पता नहीं है ना, लेकिन ये जो है वो दिए गए वेक्टर के पैरेलल है, यानी एंगल बनाने वाली आर्म दिए गए वेक्टर के पैरेलल है, यानी जो वेक्टर हैं सीधे सीधे आर्म के अकॉर्डिंग नहीं लगे हुए हैं ना। तो यहाँ पैरेलल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, पैरेलल कंडीशन तो पता ही है, अगर वेक्टर ये इसके पैरेलल है या ऐसे कहिए OA इसके पैरेलल है, तो बताओ ये क्या होगा, कुछ तो होगा ना ये, है ना। अब हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। चलो, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे कि अब हम इसके वेक्टर में इसके मापांक से भाग करेंगे, तो क्या मिल गया, यम ए वेक्टर बटे यम मॉड ऑफ वेक्टर ए, कैंसिल, यानी क्या मिल गया ना। अब चलो ये क्या इसके पैरेलल है, तो क्या मिलेगा, ये मान लेते हैं एन बी वेक्टर मिल गया, एन बी वेक्टर। अब हमको इसको यूनिट वेक्टर में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, एन बी वेक्टर बटे मॉड एन बी वेक्टर, तो क्या मिलेगा ये एन बी वेक्टर बटे एन मॉड बी वेक्टर, कैंसिल, तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया, मिल गया ना, यानी वेक्टर हमको मिल गए, यानी इस आर्म के अकॉर्डिंग अलोंग हमको वेक्टर मिल गए, एक ये मिला और एक ये मिला, और दोनों दोनों कैसे हो रहे हैं, सह आदिम है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेंगे, रचना करेंगे ना। अब क्या होगा, बाइसेक्टर यही तो होगा, बाइसेक्टर यही होगा ना, फिर कैसे निकालेंगे, अब ये हो गया आपका कितना, ये वाली वैल्यू, यानी ये, अब इधर कौन सा है ये ना, ये वाली वैल्यू कितनी है बताओ, इसी के डायरेक्शन में ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना। तो बताओ परिणामी क्या होगा, इतना प्लस इतना बराबर ये, तो वही देखो आया है ना, तो समझ आ गया, एकदम क्लियर। यदि इफ वेक्टर ए एंड बी आर वेक्टर पैरेलल टू द टू आर्म ऑफ एन एंगल ना, एंगल बनाने वाली भुजा के क्या है, समांतर है, कौन, वेक्टर ए वेक्टर बी, देन ए वेक्टर पैरेलल टू बाइसेक्टर, जो वेक्टर होगा वो किसके पैरेलल होगा, बाइसेक्टर के, यानी देखो ये क्या है, बाइसेक्टर है, और जो वेक्टर आया वो भी तो इसी पर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गए, संरेख हो गए, तो संरेख मतलब क्या, पैरेलल हो गए ना। अब कहा जाए कि वेक्टर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द बाइसेक्टर, तो क्या करेंगे, ये वेक्टर होगा कि नहीं होगा, है ना। अब इसी के मॉड से क्या करिए, भाग दे दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, यूनिट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अलोंग द बाइसेक्टर, जैसे हम लोग यहाँ निकाले ना वैसे यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। अब हम तो कहेंगे ना ये वाला आप कर लीजिए, नहीं फिर ये ना रटोगे, ये वाला रटोगे पक्का है, और फिर ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, देख लो वही चीज है कि नहीं है बताओ, थोड़ा अगर दिमाग लगाओ बताओ, इसके स्थान पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसके स्थान पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं ना। अब सब कुछ यहाँ भी लिख दो वही, तब ये उठाकर यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, तो क्या बन जाएगा, वही जो अभी मॉड बता रहे थे ना, वो डायग्राम आप बना लीजिए। अब इसे मिटा दें, ये वाला,
अब इसमें क्या दिया है, यदि ए बी सी अशून्य है मतलब ये जीरो कभी नहीं होंगे, तथा ये देखो ना प्लस फिर ऐसे फिर इक्वल टू, है ना। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वेक्टर में, क्या ऐसा कोई था वेक्टर जो इस टाइप में लिखा गया हो? कैसा? लीनियर कॉम्बिनेशन ना। देखो ये सब वेक्टर है कि नहीं, अगर मैं इसको थोड़ा ट्रांसफर करके ऐसे कर दूं बताओ, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है? हाँ देखो ये क्या है, वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो लैम्डा बी लैम्डा सी बी ए कैसे दिख रहे हैं? कांस्टेंट की तरह, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। तो लैम्डा का मान होगा ना। तो फिर अब इनको क्या करिए, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए ना, वो भी किसमें? वेक्टर के रूप में। वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये तो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना। तो ये क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आई कैप एक जगह होना चाहिए, जे कैप एक जगह होना चाहिए, के कैप एक जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, सबका गुणा उना करके हम लोग इकट्ठा करेंगे ना। तो मैं सोल्यूशन यहाँ से लिख रहा हूँ, चलेगा? हाँ ये ठीक है। गुणा करिए, तो गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -4a आएगा, इसमें गुणा होगा क्या आएगा, प्लस का 3b, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का c, और वहां गुणा करेंगे तो माइनस का लैम्डा ए आई कैप। सही है। चलिए अब जे वाले में चलिए, प्लस, तो जे यहाँ है तो क्या मिलेगा 5a, जे यहाँ है माइनस का 3b इधर आ गया, और जे यहाँ है अर्थात c, जे यहाँ है माइनस का b लैम्डा, ये हो गया ना। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इसमें तो के है नहीं तो क्या कर देंगे, जीरो, खत्म हो जाएगा। के इसमें है तो b मिल जाएगा, के इसमें है तो 3c मिलेगा, के इसमें है ट्रांसफर करने के बाद माइनस लैम्डा सी, के कैप बराबर जीरो, अर्थात ये जीरो वेक्टर होगा, है कि नहीं। अब क्या करना है, दोनों पक्षों के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना ना। तो मैं यहाँ क्यों लिख देता हूँ तुलना, मतलब वही है। अब तुलना करिए तो ये क्या होगा, जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि वहां लोग लिखेंगे जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, है ना। अब यहाँ से आप तुलना करेंगे तो बताओ, यहाँ आई कैप का गुणांक ये है और यहाँ पर आई कैप का गुणांक, अब यहाँ होगा तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पूरा वेक्टर है, ये भी क्या है, वेक्टर है, अर्थात जीरो वेक्टर है। और दो वेक्टर कैसे दिख रहे हैं, बराबर। अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके आई कैप जे कैप के कैप गुणांक इक्वल होने चाहिए ना, इसलिए -4a प्लस 3b प्लस c माइनस लैम्डा ए बराबर जीरो। इसको एक साथ कर लेते हैं ना, तो क्या मिल जाएगा, -4 प्लस लैम्डा ए प्लस 3b c बराबर जीरो। अब ऐसे अगला होना, चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा कितना, 5a 3b c b लैम्डा बराबर जीरो, ये हो गया 5a माइनस 3 प्लस लैम्डा b, ये हो गया c बराबर जीरो इक्वेशन, एंड b प्लस 3c माइनस लैम्डा c,
बराबर 0। तो अब यहाँ से, अब ये तो है नहीं, हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं सुविधा के लिए, है ना। फिर बी लिखिएगा, सी के लिए क्या लिखेंगे, 3 माइनस लैम्डा बराबर 0। अब ये, अब इसमें क्या करेंगे, हल करके ए बी सी की वैल्यू निकालो ना। फिलहाल इसमें क्या पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू, हमको केवल लैम्डा चाहिए, ए बी सी कोई लेना देना है नहीं। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिला तब उसको हटाओ फिर ना। अन्यथा की स्थिति में 4 अज्ञात राशियां होंगी, ए बी सी और लैम्डा। हमको लैम्डा चाहिए ना, ए बी सी चाहिए नहीं, तो क्या करें, क्या किया जाए, मैट्रिक्स बना लें, है कि नहीं, ये बना सकते हैं ना। विलोपन करिए किसका, ए बी सी का। अच्छा, वैसे देखा जाए किस प्रकार का इक्वेशन बना है, कौन सा इक्वेशन है, आइगन वैल्यू है ना। हाँ हाँ, ये बन गया क्या, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ना, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ना, या लीनियर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, चलो, है कि नहीं। तो क्या किया जाए, इनका सीधा सीधा निकाल लो, क्या डिटर्मिनेंट, और राइट में क्या है, 0, है कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, 1 2 व 3 से ना। तो क्या कर लें, गुणांक लिखिए, -4 प्लस लैम्डा, बी का गुणांक कितना है, 3 है, सी का 1 है ना, ये कितना हो गया, 5, ये -3 प्लस लैम्डा, सी की यहाँ क्या हो गया, 0, ये कितना 1, ये कितना, है ना। अब इसी को आप एक्सपेंड करिए ना, अब एक्सपेंड तो कर ही लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब हमको इसका उत्तर याद है, इसलिए इसका गुणा उड़ा करेंगे सब यही मिलेगा। अब क्या बन गया, 2 फैक्टर बन गए, 2 फैक्टर, इनका प्रोडक्ट क्या है, 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0। अब कौन 0 होगा कौन नहीं होगा, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा, ठीक है ना। पहले आप ये क्या करिए, डिसाइड करिए कौन 0 होगा कौन नहीं होगा। हाँ, अगर हम लोग इसको 0 करेंगे तब क्या आएगा, जब लैम्डा 0 हो गया, एक तो इसे मिल गया, आंसर मिल रहा है कि नहीं। अब अगला वाला निकालिए तब तो पता चलेगा, है ना। इसका गुणनखंड होगा, पहले बताओ 0 होगा कि नहीं होगा। 0 होगा, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा -25 बराबर 0, हल करके देखिए तो, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर -4 ए सी मतलब -25 और बट्टे 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया ये हो गया 25 चौका 100, 116/2 ना। अब इसको सॉल्व करिए, यार इतना अजीब वैल्यू इसमें तो ऑप्शन में तो है नहीं, है कि नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो लैम्डा की वैल्यू ये, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश सी वेक्टर तथा 3i + 4j कैप के बीच के कोण का अर्धक जिसका सदिश -i कैप + j कैप - k कैप है सी वेक्टर के अनरिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ना हो गया ये समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -4 ± 2 रूट में 29 बटे ये -2 ± रूट में 29। अब ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं। हाँ मे बी हो सकता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है ना। अब इसमें दिया है सदिश सी वेक्टर तथा 3i + 4j के बीच के कोण का अर्धक ना। हम लोग क्या बना लें वही डायग्राम फिर से। ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया आपका 3i + 4j ना के बीच के कोणार्धक, यानी ये कोणार्धक होगा कहीं, ये है कोणार्धक, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन ने दिया है कि नहीं। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी निकालें, है ना। तो हम लोग जो निकालेंगे वो भी इसी पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा पैरेलल या संरेख, तो संरेख का खंड संरेख हो जाएगा ना। अच्छा तो फिर क्या करना होगा, इन सब के अंदर क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें यही था ना कि ए कैप और बी कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग आर्म ऑफ एंगल ना। तो हम लोग क्या करें, ये तो पता ही नहीं है। और ये अच्छा इसी के अंदिश पूछ रहा है कि अंदिश इकाई सदिश, तो हम लोग क्या करें पहले इसका इकाई सदिश निकाल लें, उसके बाद इसका इकाई सदिश निकाल लें, है ना। लेकिन सदिश तो पता ही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ही इकाई सदिश मान लेंगे, चलेगा ना। तो लिखते हैं, अच्छा पहले लिखो माना, माना ऐसे चलेगा। इसका इकाई सदिश क्या होगा, होगा ना। तो मैं लिख दूं ऐसे एक्स आई वाई जे जेड के, अगर इकाई सदिश है तो पक्का है कि इनका परिमाण एक होगा, होगा कि नहीं। करड़ी वाली वैल्यू हम वर्क कर दिए, ऐसे हो गया, है ना। आया समझ में। अच्छा इकाई सदिश है कि नहीं, चलो ले लो, अब सही है। अगर इकाई सदिश हो रहा है फिर बना लो ऐसे, तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये क्या मिला x² + y² + z² रूट में दोनों पक्ष को वर्ग कर दीजिए। अब सही है। अब यहाँ लिखो जहां एक होता है, सही बात है, लेकिन ये किस प्रकार का दिखाए फॉर्मूला जनरेट कर सकता है वो ऐसे, जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे नहीं छोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करना है हमको इकाई सदिश इसको भी निकालना होगा,
यानी इस सदिश के अंदर इकाई सदिश। जो एंगल बाइसेक्टर निकालने का रूल ये है कि अगर कोई आर्म है उसके अनुदिश सदिश है तो वह सदिश इकाई सदिश होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या किए, इकाई सदिश निकाल लिए। तो सी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश क्या मान लिया गया, सी कैप, वो ये है ना। और इसका कंडीशन क्या है, मापांक 1 होना चाहिए ना। जैसे हम लोग मापांक 1 की कंडीशन एक मिल गई, इसको चलो 1 बना लो, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, अन्यथा छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, 3i प्लस 4j का इकाई सदिश। इकाई सदिश क्यों निकाल रहे हैं, क्लियर हुआ ना। क्योंकि हमको एंगल बाई सेक्टर पे जाना है। एंगल बाई सेक्टर क्या कहता है, हर आर्म के अनुदिश जो भी सदिश है उनको इकाई सदिश में कन्वर्ट करके तब आप एंगल निकालेंगे, है ना। ये कितना आएगा, 3i प्लस 4j बटे 5 ना। अब मिल गए। अब इनका जो आएगा, इनका जो सदिश आएगा, चलो जोड़िए, वो कुछ ऐसे ही होगा, है ना। तो अब हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लिए ना, और फिर ये भी किस में आ गया, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जुड़ जाएंगे, तो जुड़े क्या आएगा, इतना प्लस इतना, और जो आएगा वो इसी पे चला जाएगा। हम थोड़े टाइम के लिए इसका नाम बी ही दे देते हैं, सही है। अभी क्या हो गया, बी कैप प्लस सी कैप। तो ये और ये कैसे हैं, संरेख है, अर्थात ये इसके समांतर है, तो समांतर वाला कंडीशन लगा लो, है ना। इसलिए कोणार्धक सदिश ना, कोणार्धक सदिश क्या होगा, कोणार्धक सदिश क्या होगा, वेक्टर बी प्लस सी ना। तो बी कितना है, बी कितना है, बी कैप, बी कैप, अच्छा बी नहीं था ना, ये बी वेक्टर, हमको बी कैप चाहिए। अच्छा मैं यहाँ लिखा भी हूँ, कैप लगा दिया हूँ, चलो ना। तो वैल्यू कितनी है ये, 3i प्लस 4j प्लस 5। सी कैप कितना है आपने मान रखा है ना। इकट्ठा करिए, इकट्ठा करेंगे, 3/5, 3/5 प्लस एक्स आई कैप ना, और फिर 4/5 प्लस वाई जे कैप, ये हो गया जेड के कैप ना। अब देख ही रहे हैं बाय ज्योमेट्री पैरेलल है ना। हम लोग इसको आर वेक्टर कहते हैं क्या ना। अब यहाँ लिखिएगा, सिंस आर वेक्टर पैरेलल टू बी कैप प्लस सी कैप ना। तो फिर क्या लिखेंगे, इसलिए आर वेक्टर बराबर कितना, तो गुणा करना पड़ेगा। तो यम बी कैप सी कैप, है ना। इसका मतलब फिर से अननोन आ गया यम, अब यम की वैल्यू निकालना होगा, तब जाकर कहीं मिलेगा वैल्यू। तो इसमें कितनी ज्ञात राशियां हो गई, एक्स वाई जेड और यम, इतने सारे हो गए। हमको जब तक एक्स वाई जेड मिलेगा नहीं, एक्स सी कैप मिलेगा नहीं, यही हमको आंसर चाहिए, है ना। अच्छा आर वेक्टर क्या मिला है, ये तो माइनस आई कैप जे कैप माइनस के कैप यम। अच्छा ये देखो चेंज हो गया है ना, हम गुणा कर दे यम का, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अरे यही लिखेंगे ना पूरा, कहाँ गया ये, पूरा ये आया है ना, इतना आया है। हम लोग क्या करें, सीधे यम का गुणा कर दें, तो क्या मिल जाएगा, 3m/5 प्लस एक्स। इसमें भी होगा ना गुणा, अब ऐसे लिख दो, चलो रहने दो। ये क्या हो गया, 4, यहाँ हो गया जे यम जेड के। अब क्या कर दे, तुलना ना, तुलना करिए तो क्या मिलेगा,
यम 3/5 प्लस यक्स बराबर -1 गुणांक यम से डिवाइड किया जाए। हम लोग यक्स निकाल लेते हैं ना। अगर यक्स निकाल लिए उठा के यहाँ रख दे यम यम के रूप में, यक्स वाई जेड की वैल्यू सब यम यम के रूप में निकाल लीजिए, उठा के यहाँ रख देंगे यम आ जाएगा, फिर से रख देंगे यक्स वाई जेड सब आ जाएंगे, है ना। तो ये मिल गया कितना ऐसे, तो एक्स बराबर क्या मिल गया माइनस ये -3/5 यक्स आ गया। अब ऐसे क्या करिए y निकालिएगा y के लिए, तो क्या हो जाएगा यम 4/5 y बराबर 1, तो 4 तो y को निकालिए तो 1/m -4/5 एंड z बराबर क्या आएगा, फिर z बराबर क्या आएगा -1/m ना। अब इसको कहाँ करिए, एक्स वाई जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख करके सॉल्व कर लीजिएगा ना। रख करके सॉल्व करेंगे यम की वैल्यू आ जाएगी, यम की वैल्यू आप बारी बारी से यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ रखिए एक्स वाई जेड मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड मिल जाएंगे, उठा करके आप यहाँ रख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा सी वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर। हम लोग यहाँ डायरेक्टली यूनिट वेक्टर मान लिए हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलो इसको फोटो खींचो और फिर